हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विद रविशैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमने 2 चैप्टर देखे थे। तो आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे, अनुवांशिकी एवं जैव विकास। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्ररूपी यानी जीनोटाइप, लक्षण प्ररूपी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन का कारण बनता है। इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन। ऑप्शन इसका सी सही है, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या में दिया हुआ है कि उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में एक यादृच्छिक परिवर्तन है जो विभिन्न प्रोटीन उत्पादों को जन्म दे सकता है और अंततः किसी जीव के जीन प्ररूपी यानी जीनोटाइप या लक्षण प्ररूपी यानी फिनोटाइप को प्रभावित कर सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं निम्न में से किन त्रुटियों के कारण होती है? यह होता है डीएनए प्रतिलिपिकरण के कारण। ऑप्शन इसका बी सही है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के कारण। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें बदलते पर्यावरणीय और परिस्थितियों के अनुकूलन होने की क्षमता प्रदान करती है। ये विविधताएं मुख्य रूप से डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान होने वाले उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है? विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है? यह है अनुवांशिकी विभिन्नता। ऑप्शन इसका ए सही है, अनुवांशिकी विभिन्नता। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि जीवों में अनुवांशिकी विभिन्नता प्राकृतिक चयन को सुगम बनाती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है? तो उन जीवों को प्राथमिकता देता है जो अपने पर्यावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों की तुलना में अधिक योग्य रहते हैं और प्रजनन के माध्यम से जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही है, 44+XX यानी मादा। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि मानव मादाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र में जो XX होता है, अर्थात माता से संतान को सिर्फ X गुणसूत्र ही प्राप्त होता है, जबकि पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न होता है, जैसे कि XY होता है। और जब पुरुष द्वारा संतान को X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो संतान की आनुवंशिकता संरचना 44+XX यानी मादा होती है। इसके विपरीत जब पुरुष द्वारा संतान को Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो संतान की आनुवंशिक 44+XY यानी नर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लक्षण की विशेषता को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? ये होते हैं गुणसूत्र में। ऑप्शन इसका सी सही है, गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि गुणसूत्रों में स्थित जीन डीएनए का एक खंड है। जीन जो है डीएनए का एक खंड है जो किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 युग्म गुणसूत्रों यानी मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है? ये होती है 20,000 से 25,000, 20,000 से 25,000 होती है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि मानव गुणसूत्रों में लगभग 20,000 से 25,000 एवं एकल गुणसूत्र में लगभग 2,000 से 3,000 प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। यह जीन मानव शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण को क्या कहते हैं?
जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं एलील। ऑप्शन इसका डी सही है, एलील कहते हैं। इसका व्याख्या दिया हुआ है। इसका व्याख्या है कि जीनों के विभिन्न संस्करण यानी एलील कहलाते हैं जो समजातीय गुणसूत्रों में एक ही स्थान पर रहते हैं। एलील प्रोटीन या आरएनए के उत्पादन को प्रभावित करके किसी जीव द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक के किस जोड़ी ने सर्वप्रथम डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन इसका ए सही है, वाटसन एंड क्रिक। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल सर्वप्रथम 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था, जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस द्वारा प्रदान किए गए एक्सरे विवर्तन डेटा पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? यह होता है मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए से समान रूप, यानी जीन किसी जीव के लक्षणों को निर्धारित करते हैं जो कि संतान में माता और पिता से समान संख्या में प्राप्त होते हैं। इसका आंसर जो है आयोग ने गलत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है द्विकुंडलीय कुंडली संरचना बनाने की उनकी क्षमता। ऑप्शन ए सही है, द्विकुंडलीय कुंडलिनी संरचना बनाने की उनकी क्षमता। ऑप्शन इसका ए सही है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि कुछ आरएनए अणु अनुकूलन यानी एडॉप्टर के रूप में कार्य करते हैं, जिसे आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन संश्लेषण से जोड़ना। पहला बिंदु है कि राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए राइबोसोम के मुख्य ढांचे का निर्माण करके महत्वपूर्ण संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कि राइबोसोम एक आरआरएनए अणु है जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन इसका सी सही है। इसका व्याख्या भी दिया हुआ है, डीएनए प्रोटीन के निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी को संग्रहित करता है और एमआरएनए का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा है कि एमआरएनए द्वारा अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को अनुवादन यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण थी? इसका सही आंसर है डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। डीएनए की बृहद बहुलक प्रकृति और भंगुरता। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि डीएनए शर्करा फॉस्फेट क्षार और नाइट्रोजनी क्षारों से बना एक बहुलक यानी पॉलीमर अर्थात डीएनए का एक बड़ा अणु है जो कई छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसलिए इसकी संरचना भंगुर होती है। इस कारण पुराने तकनीकी साधन द्वारा यानी इंटैक्ट डीएनए के अध्ययन में बाधा आती है। डीएनए को पृथक करने का पहला सफल अध्ययन फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में किया था। 1869 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फास्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? ये देती है फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। ऑप्शन इसका बी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है
कि डीएनए में फास्फोडाइएस्टर आबंध एक मजबूत सहसंयोजक आबंध है जो एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 5 कार्बन को दूसरे डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 3 कार्बन से जोड़ता है, जिससे डीएनए रज्जु बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? यह है इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना। ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन जो है बी सही है, इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना। इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि डीएनए अपनी स्थिर द्विकुंडलिनी संरचना के कारण सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन की उपस्थिति इसे आरएनए की तुलना में अधिक मजबूती बनाती है। आरएनए की तुलना में डीएनए में सुधार और प्राकृतिक बेहतर होती है, जिससे यह आनुवांशिक जानकारियां और दीर्घकालिक भंडारण के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है क्योंकि थायमिन अनुलेखन को रोकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ऑप्शन इसका ए सही है। थायमिन जो है अनुलेखन को रोकता है। इसका व्याख्या है कि डीएनए में चार क्षार युग्म यानी एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन और थायमिन, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल रहता है। यूरेसिल संरचना रूप से थायमिन के समान है, लेकिन इसमें 5वें कार्बन परमाणु भार मिथाइल समूह यानी CH3 नहीं होता है, जो कि थायमिन की तुलना में अस्थायी बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप आरएनए द्वारा तीव्रता से उत्परिवर्तित होता है, अर्थात यूरेसिल के संश्लेषण में कम ऊर्जा का व्यय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए पॉलीमेरेज और डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। इसका व्याख्या है कि डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड्स में एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ाव को उत्प्रेरित करता है और सटीक रूप से पूरक आधार युग्म यानी ATGC सुनिश्चित करने और एक नया डीएनए अणु बनाने के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रम के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह वर्णन करता है, यह शास्त्रीय अनुवांशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह शास्त्रीय अनुवांशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है। नेक्स्ट है, 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्म को अनुक्रम का निर्धारण करता है? यह निर्धारण करता है 3 अरब। ऑप्शन इसका सी सही है, 3 अरब। 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 अरब क्षारक युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिकी रोगों और मानव विविधता की समझ में वृद्धि करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्शे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ है? यह किया था 1952 में। ऑप्शन इसका बी सही है, 1952। बैक्टीरियोफेज के डीएनए में रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 और प्रोटीन कोट के रेडियोधर्मी सल्फर 35 के साथ लेबल करके हर्शे-चेज ने 1952 में अपने प्रयोग द्वारा दिखाया कि संक्रमण के दौरान केवल वायरल डीएनए की मेजबान बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, जिससे स्थापित हुआ कि डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ
है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण पाए थे? ये लक्षण पाए थे कि लंबा पौधा और गोल बीज, लंबा पौधा और गोल बीज पाए थे। इसका ऑप्शन डी सही है। इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि यदि लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा लंबा होगा। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त बीज गोल होगा। इसलिए मेंडल के प्रयोगों में लंबा पौधा और गोल बीज का मुख्य लक्षण है। लंबा पौधा गोल बीज का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? यह हुआ लंबा पौधा। ऑप्शन इसका सी सही है, लंबा। लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं, जो कि पूर्ववत प्रश्न में संचित वर्णित है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज का चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? क्या सुझाव दिया जाना चाहिए कि सभी बीज बौने किस्म का होना चाहिए, तब जो है बौना पौधा लग जाएगा। सभी बीज बौने किस्म का होना चाहिए। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि यदि माली बौने किस्म का मटर का उत्पादन करना चाहता है तो उसे उन पौधे के बीजों का चयन करना चाहिए जो बौने किस्म के पौधे हो, ताकि वह गुणसूत्री रूप से भी बौने पौधे का उत्पादन कर सके और अन्य कोई भी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी रूप से इनमें उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वंशागति के नियमों को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये निभाई है गणित और विज्ञान। ऑप्शन इसका बी सही है, गणित और विज्ञान। वंशागति के नियमों को समझने के लिए विज्ञान जैसे कि आनुवंशिकी, हेरिडिटी, जीवों में लक्षणों की वंशागति और विविधता के अध्ययन की आवश्यकता होती है। आनुवंशिकी में लक्षणों के संयोजन और उनके अनुपात का अध्ययन करने के लिए गणितीय सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिकी का कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। यह था मार्सेल निरेनबर्ग। ऑप्शन इसका सी सही है, मार्सेल निरेनबर्ग। 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक मार्सेल निरेनबर्ग थे, जिन्होंने 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू होली और हरगोविंद खुराना के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था। 1968 में